हुए, अकाउंट ओपनिंग फॉर्मेलिटी सारी खत्म हो गई है, दैट बीन सब्स्टिट्यूटेड। आप जाए, कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, खलील साहब का आईडी कार्ड होगा, फॉर नादिर चेक हो जाएगा, दैट्स ऑल। मैं आपको एक और भी बता दूं, वैसे बिलाल साहब यहाँ मैं एक पॉइंट अर्ज कर दूं, जो मतलब ज़ाती तजर्बा है, मैंने भी वही कारोबार किया है बैंकिंग का, कि जहाँ इस किस्म की सिचुएशन हो कि आपकी जो कस्टमर पॉपुलेशन है उसमें मेजॉरिटी अनपढ़ लोगों की है और आप उनको लेंड करने जा रहे हैं, वहाँ एक खतरा ये होता है कि एक क्लास पैदा हो जाती है जो कहलाते हैं मीडिएटर्स बिटवीन द बोरोअर एंड द बैंक। बेनिफिट लेते हैं। उन इस क्लास को जनरेट नहीं होने देना चाहिए, और इसके लिए सबसे बेहतर तरीका ये होगा कि सिंधी जुबान में, बड़ी सलीस सिंधी में आप वो बुकलेट छाप दें जिसमें कि ये सारा एक्सप्लेन किया जाए कि भाई अकाउंट खुलता कैसे है, डॉक्यूमेंटेशन की क्या रिक्वायरमेंट है, कोलेटरलाइजेशन की क्या रिक्वायरमेंट है। और बैंक के हवाले से मैं करना चाहूंगा, अभी तक हम लेंडिंग की बात कर रहे हैं कि बैंक ने जनाब किसको कर्जा देना है। मैं एक चीज़ यहाँ पर और बताना चाहता हूँ कि बैंक को डिपॉजिट्स की भी ज़रूरत होती है। 10 बिलियन का कैपिटल है, बट इसके अलावा बैंक को डिपॉजिट्स की भी ज़रूरत होगी। सिंध हुकूमत को ये चाहिए कि जो उनके अपनी इंस्टीट्यूशंस हैं, मिनिस्ट्रीज हैं, इदारे हैं, उनके जो डिपॉजिट्स हैं वो भी बैंक के अंदर रखें, क्योंकि अब उनका अपना बैंक है। ठीक है, एक मिसाल देता हूँ, ये जो पॉइंट दिया ना आपने, इस पे मैं क्वेश्चन करना चाहूंगा कि आपने ये जो कहा कि डिपॉजिट, इस वक्त अगर मैं बैंकिंग सेक्टर को देखता हूँ तो कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट में देख रहा हूँ कि काफी हाई उनको, अगर वो कॉर्पोरेट सेक्टर को टारगेट करते हैं तो कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट जो है उनको काफी हाई पे करना पड़ती है। ठीक है, अगर ये कॉन्सेप्ट सिंध बैंक करेगा और कॉर्पोरेट सेक्टर की तरफ जाएगा या फिर हाई नेटवर्किंग पीपल की तरफ जाएगा तो कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट जो है ना काफी हाई होगी। और मैं थोड़ा आपको एक वाकया बतलाऊं। अभी मुझे रऊफ सद्दीकी साहब जो मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्रीज एंड प्रोमोशन के बतलाया है, साइट लिमिटेड एक बहुत बड़ा इदारा है, उनके पास लोगों के प्रोविडेंट फंड्स और ये थे, कई करोड़ रुपए उनके एमडी ने किसी ऐसी इंस्टीट्यूशन में इन्वेस्ट कर दिए जहां से कोई उम्मीद नहीं है। एनएलसी जो था उसका आपने सुना होगा कि करोड़ों रुपए उन्होंने जनाब ज्यादा प्रॉफिट कमाने के चक्कर के अंदर। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट थिंग ये नहीं है कि हमें कहां से प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है, ये इंटरेस्ट मिल रहा है, अगर हमारा प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो सेफ रहता है। और एक प्रोविंस का जब अपना बैंक है, और ये चीजें बहुत कॉमन हो रही हैं प्रोविंशियल लेवल पे भी और पूरे पाकिस्तान के लेवल पे भी, कि डिपॉजिट्स जो हैं वो अपनी पसंद की जगहों पे रखा जाता है, उनमें कुछ लोगों को कमीशन से मिलते हैं। बैंक को क्या आपके ख्याल में जो पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन से उनको ज्यादा फोकस करके वहां से डिपॉजिट जनरेट करनी चाहिए? सर देखिए, डिपॉजिट्स के लिए तो हर जगह से आपको करना होगा, ऑफ कोर्स प्राइवेट सेक्टर्स को भी लेना पड़ेगा, मगर हम इस वक्त बात कर रहे हैं कि जो डिपॉजिट्स हैं गवर्नमेंट ऑफ सिंध के जो होते हैं, इंस्टीट्यूशंस के होते हैं, साइट लिमिटेड में आपको बता रहा हूँ, मेरी इंडस्ट्री करोड़ों रुपए उनके पास पड़े हुए हैं, 1 अरब रुपए करीब है। उन्होंने क्या किया कि गलत जगह पे उनके एमडी ने इन्वेस्ट कर दिया, पैसे चले गए मतलब। तो वो ऐसे कानून भी बनाए जाएं सिंध गवर्नमेंट के, अपनी इंस्टीट्यूशंस को, अपनी मिनिस्ट्रीज को, इदारे जो हैं, अपने जो भी सरप्लस फंड्स हैं वो बैंक के अंदर। एक पॉइंट यहाँ और ऐड कर दूं मैं आपको, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसके नतीजे में बाज दफा गवर्नमेंट बिला वजह पैसे बोरो करती है। वो क्या है? डेट मैनेजमेंट अगर सेंट्रलाइज न हो तो क्या होता है कि सैकड़ों अकाउंट हैं जिनमें क्रेडिट बैलेंसेस गवर्नमेंट के पास मौजूद हैं, उसके बावजूद गवर्नमेंट बोरो कर रही है। जबकि अगर आप उसको सेंट्रलाइज करेंगे डेट मैनेजमेंट को, तो आपको नेट पोजीशन ऑन अ डेली बेसिस। ये बहुत वैलिड पॉइंट है, इस पर मैं आपको पॉइंट ऑफ व्यू लूंगा। मैं उजैर से ही जानना चाहूंगा कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस का एक बहुत बड़ा मसला है हमारे मुल्क में। हम देख रहे हैं कि डिस्काउंट रेट जब 14% हो, साथ ही साथ हम देखें स्पेशली एनर्जी एंड पावर प्राइसेस जो आजकल बिल्कुल आ रहे और हैं, साथ ही जो एक्सपोर्ट रिफाइनेंस रेट जो है अगर वो 9 से 10% हो जाए तो एक्सपोर्टर्स को भी एक हम देखें बहुत बड़ा प्रॉब्लम। आप क्या समझते हैं कि बैंकिंग सेक्टर इस वक्त ठीक है प्रॉब्लम्स में है, लेकिन क्या कंट्रीब्यूशन कर सकता है एक्सपोर्टर्स को फैसिलिटेट करने के लिए और साथ ही साथ मैन्युफैक्चरर्स को फैसिलिटेट करने के लिए? देखें, बेसिकली मैन्युफैक्चरर ही एक्सपोर्टर है। जो आप सवाल कर रहे हैं उसमें मैन्युफैक्चरर ही एक्सपोर्टर है। हमारे यहाँ प्रोसेस एक्सपोर्ट्स बहुत कम है, बेसिक मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट्स हैं। उसमें बैंकिंग सेक्टर, क्योंकि इस वक्त प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर जो है वो सबसे बड़ा सेक्टर माना जा रहा है एक अच्छे एंटरप्राइज के लिए पाकिस्तान में, उसने किसी भी किस्म का वो बेनिफिट मैन्युफैक्चरर को पास ऑन नहीं करना जो कि उसके बिजनेस के लिए प्रॉफिट ओरिएंटेड ना हो। जैसे इन्होंने एक बात कही कि जी हर बैंक का कॉन्सेप्ट होता है प्रॉफिटेबिलिटी, लेकिन सिंध बैंक का कॉन्सेप्ट इज basically meant to promote the economy of Sindh. Profitability and social aspect. Social welfare for the people of Sindh. But not at the cost of, ये नहीं है कि हम कम करेंगे, ये नहीं कि प्रॉफिट होगा नहीं। लेकिन एक जो नॉर्मल प्राइवेट बैंक है वो सबसे पहले अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को सामने रखेगा, अपनी सिक्योरिटी को सामने रखेगा, उसके बाद किसी भी किस्म के प्राइवेट सेक्टर को वो लोन पास ऑन करेगा। उसमें मैक्सिमम ये किया जा सकता है प्राइवेट सेक्टर के साथ कि एक्सपोर्ट रीफाइनेंस के लिए
जो बेस्ट रेट इंट्रोड्यूस हो सकता है जिसमें एक्सपोर्टर के लिए कॉस्ट ऑफ जो फंडिंग है वो कम से कम हो, ताकि जितनी उसकी एक्सपोर्ट हो। इस वक्त जो 10% एक्सपोर्ट रेट है, एक्सपोर्ट फाइनेंस रेट है, और साथ ही साथ बैंक्स भी अपना मार्जिन कोई 1% रखेंगे, 1% ज्यादा नहीं है शायद, 1% रखेंगे। तो ये अगर 11% हो जाता है, आपके ख्याल में ये फिजिबल बिल्कुल नहीं है? देखें, इट विल डिपेंड ऑन इंडस्ट्री। कंट्रीज हमारे दूसरे कंट्रीज के मुकाबले में अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये देखा गया कि जब 5 और 6% था उस वक्त हमारी एक्सपोर्ट्स बहुत बड़ी थी। अब क्यों इसमें इजाफा हो रहा है, नॉट ओनली रीफाइनेंसिंग के अंदर बल्कि इंटरेस्ट रेट में जो इजाफा हो रहा है, हमारी एक्सपोर्ट देखें 20 बिलियन ज़्यादा से नहीं जा रही हैं, तो बड़ी ज़रूरत है। और यहाँ पे मेरी ये नहीं समझ में आ रहा कि जब हम छोटे काश्तकारों को और छोटे माइक्रो लेवल के ऊपर देंगे और स्मॉल मीडियम, वो 16-17% इंटरेस्ट नहीं पे कर पाएंगे। तो जरूरी है उसके लिए कि बैंक अपना प्रॉफिट कम जैसे उन्होंने कहा करें, मगर इंटरेस्ट रेट के अंदर भी उनको थोड़ा सा कंसेशन देना पड़ेगा। एनालिस्ट से बात करा था तो उन्होंने मुझे कहा कि देखिए, अगर ये डिस्काउंट रेट तकरीबन सिंगल डिजिट में आ जाए, 9% तक आ जाए, और एक्सपोर्ट रीफाइनेंस रेट भी 7-8% तक आ जाए, तो फिस्कल डेफिसिट के मसाइल आपके हल हो सकते हैं, बिल्कुल एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सकती है, और आपके जो रिजर्व्स डिप्लीट हो रहे हैं ना, वो भी बढ़ सकते हैं। प्रॉब्लम ये आ रही है कि इन्फ्लेशन के नाम के ऊपर स्टेट बैंक क्या कर रहा है कि कंटिन्यूसली डिस्काउंट रेट्स अपने बढ़ाता जा रहा है, मगर उससे कोई फर्क नहीं पड़ा हमारा, कोई फर्क पड़ा? आप देख रहे हैं हमारा इन्फ्लेशन जो है 15-16% पे चला गया है, मतलब। तो हमें सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आ रही है इस वक्त इंटरेस्ट रेट से आ रही है, जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग नहीं बढ़ रही है, एक्सपोर्ट नहीं बढ़ रही है, और जो हमारी एम्प्लॉयमेंट को भी जो है अफेक्ट कर रही है। इसमें अगर आप देखेंगे ना, जो मोस्ट पब्लिक इकोनॉमीज हैं सच एज जापान, वहां पे इंटरेस्ट रेट फॉर मैन्युफैक्चरर्स आर नॉट मोर देन 3 to 4%। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान की इकोनॉमी या बैंकिंग सेक्टर इस सिचुएशन में नहीं है कि आपको वो इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड कर सके। जापान के इन्फ्लेशन को भी देखें ना, तो वो 2 से 2.5% ही रहती है ना, ये भी एक मसला है ना। बिल्कुल। तो हमारे यहाँ पे इन्फ्लेशन प्रेशर्स, अच्छा, क्या इन्फ्लेशन को हम कर्टेल कर सकते हैं थ्रू फिक्स्ड एक्सचेंज रेट? क्योंकि ये हमने देखा था कि थ्योरी आई थी 90s में, अगर आप खासतौर पे साउथ अमेरिकन कंट्रीज को देखें तो अर्जेंटीना, ब्राजील वगैरह में, ये उन्होंने कहा था कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए फिक्स एक्सचेंज रेट अगर हम रखें तो दैट इज आल्सो वाइबल सोल्यूशन। समझते हैं कि जहां तक आप इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं, वर्ल्ड वाइड इन्फ्लेशन का ताल्लुक डायरेक्टली किस चीज से है? मार्केट वॉलेटिलिटी से, प्राइसेस की, इंटरेस्ट रेट की, एक्सचेंज रेट की। लेकिन चूंकि एक तस्वुर ये बन गया है कि साहब खुदा न खास्ता अगर आपने फिक्स रेट की बात कर दी तो फॉरेन फ्री एंटरप्राइज सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। ये बहरहाल वो कुछ दिनों और लगेंगे अमेरिका को रियलाइज करते करते कि भाई वो वाला फॉर्मूला सही था जो 1971 से 73 तक अप्लाई किया गया था, जिसमें फॉरेन एक्सचेंज रेट्स फॉर अलाउड टू फ्लक्चुएट विद इन अ बैंड 2.5% प्लस माइनस का, और उसके अंदर रखना था उसको, वरना सेंट्रल बैंक्स कंबाइन करके सपोर्ट करते थे उसको बैक टू द रेंज। ठीक है, ये चीज अगर कर दी जाए तो दैट इज वन एलिमेंट। लेकिन पाकिस्तान में एक और बड़ी वीकनेस है, हमारे यहाँ प्राइवेट रिटेल और होलसेल मार्केट्स जो है ये रेगुलेटेड है ही नहीं। ये अगर रेगुलेट हो जाए तो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं, और सेल्फ रेगुलेशन की जरूरत है। लास्ट मिनट है, आपसे ये पॉइंट ऑफ व्यू चाहूंगा कि बैंक्स जो है हमने देखा है बाय एंड लार्ज गवर्नमेंट पेपर्स में इन्वेस्ट करके प्रॉफिटेबिलिटी करते हैं, लेकिन अब जो कि सर्कुलर आया रिजर्व बैंक की तरफ से कि जी इंडिविजुअल्स भी पीआईबीज में और टी बिल्स में इन्वेस्ट कर सकती हैं, इससे बैंकिंग प्रॉफिटेबिलिटी पे या डिपॉजिट पे कुछ असर तो आएगा? लाजमी। खरीद सब पहले से बड़ा इम्पोर्टेंट, आज मुझसे शुरू किया आपने एम एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ सिंध बैंक। तो इम्पोर्टेंट बात यह है कि अपने कैपिटल से हम फाइनेंसिंग कर सकते हैं। जो भी इश्तियाक साहब ने कहा कि पहले तो हमने डिपॉजिट देखने, डिपॉजिट से एडवांस होने हैं। और एक ख्याल रखिएगा, स्टेट बैंक की रिक्वायरमेंट है और इंटरनेशनल प्रैक्टिस है कि अगर 100 रुपये आपके पास डिपॉजिट है, यू कैन नॉट एडवांस मोर देन 60%। तो इश्तियाक साहब ने ये कहा। नंबर 2 उन्होंने कहा कि हाँ, हर पंजाब गवर्नमेंट, फ्रंटियर गवर्नमेंट, जो सिंध गवर्नमेंट का हक बनता है कि जो अपने पास मजीद बात करेंगे, वक्त खत्म हो गया हमारे प्रोग्राम का। थोड़ा वक्त इकोनॉमी के हवाले से और सिंध बैंक की एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से पाकिस्तान की इकोनॉमी को वाइब्रेट करने के लिए जो इकदाम करने की ज़रूरत है, उनमें एक तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाए और खास पर डिस्काउंट रेट को कम किया जाए, और सिंध बैंक की वजह से सिंध की जो इकोनॉमी है उसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अपने मेहमानों का। बिलाल साहब बहुत शुक्रिया तशरीफ लाए, शाहिद साहब थैंक यू सो मच, फिर साहब बहुत शुक्रिया, हुज़ैर थैंक यू सो मच। फिर नाज़रीन अब तक के लिए इतना ही। कराची मरकज़ से अपने मेज़बान खलील अहमद और हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।